द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आपका फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीएससी या यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ता है, उतना ज़्यादा हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। एक बात और दोस्तों कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है, वैसे तो करना ही चाहिए, तो आप एक काम करें कि आप मेरे चैनल पे जा कर के प्ले लिस्ट में और प्रश्नों को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जोड़ने का प्रयास। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का जो निर्वाचन करता है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों एक्ट आपका 334। ठीक है, 334 के अंतर्गत, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवी अनुसूची में डाल सकती है। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या है कि नवी अनुसूची में डाले गए कानून विशेष की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उस पर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता। तो प्यारे दोस्तों, ये कथन गलत है, क्योंकि नवी सूची में जो डाले गए कानून विशेष की वैधता का परीक्षण है वो आपके उच्च न्यायालय में किया जा सकता है और इस पर कोई निर्णय भी दिया जा सकता है। सॉरी, आपका दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने सर्वोच्च न्यायालय आईआर को एल्को मामले में निर्णय से पूर्व न्यायिक समीक्षा से नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को बचाया, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान की है? तो दोस्तों, किस अनुच्छेद की बात की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B, अनुच्छेद 31C या फिर अनुच्छेद 31D। तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद ने सर्वोच्च न्यायालय आईआर को एल्को मामले के निर्णय से पहले न्यायिक समीक्षा से नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को सेव किया था, सुरक्षित रखा था, तो वो क्या था? अनुच्छेद 31B। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? बी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी निकाय किसी अन्य न्यायालय को याचिका जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? प्रश्न क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी निकाय है जो किसी अन्य न्यायालय को याचिका जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? क्या ऑप्शन है? एक आदेश द्वारा याचिका, उच्चतम न्यायालय, अपने राज्यों के भीतर उच्च न्यायालय और एक अधिनियम द्वारा संसद। तो संविधान 32 के तहत कोई भी निकाय किसी अन्य न्यायालय को याचिका जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका? उच्च न्यायालय। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।
तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या है? कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो ये कथन भी प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला दूसरा दोनों सही, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों, संविधान के जिस प्रावधान में कहा गया है कि विधि प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है, तो संविधान के अनुच्छेद 365 की बात है। उसमें कही गई है कि कोई भी विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। तो 265 अनुच्छेद, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रश्न क्या है कि निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चलता है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रणाली के पक्ष में किया। निर्गम मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। निर्गम मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। निर्गम मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति है जिससे पर रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। तो निर्गम मत संरक्षण के विषय में जो कथन सही है वो क्या हो जाएगा? आपका पहला कथन सही हो जाएगा दोस्तों। पहला इसलिए क्योंकि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचन नेतर संरक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चलता है कि मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किस प्रणाली के पक्ष में किया है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस देश का प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं जहां कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, पहला आय सब ले जाए यानी फर्स्ट पास्ट पोस्ट पद्धति प्रचलित है, राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। तो दोस्तों, उस देश का प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। दिनेश गोस्वामी की संबंध पूछी जा रही है। तो दिनेश गोस्वामी ने 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के विधि मंत्री थे। इसकी अध्यक्षता में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया। समिति ने लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। सुन यार, ये तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कब की थी? तो ये की थी 1990। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या करेंगे? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, दिसंबर 2010 तक 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो हिसाब से आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किसको मिला था? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कथन है, कारण क्या है? अत्यधिक जनसंख्या में राजनीतिक दल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अत्यधिक जनसंख्या में राजनीतिक दल है, यही इसका कारण है। तो
कारण है, तो दोनों तो सही हैं, लेकिन जो कथन है वो एक की व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। देखिए, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, ये बात भी सही है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था है, सही है, लेकिन भारत में जो स्थलीय दलीय व्यवस्था नहीं है उसका कारण अत्यधिक जनसंख्या में राजनीतिक दल नहीं है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे चलते हैं। कथन कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण के लिए संविधान की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या कह रहा है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियम कर सकते हैं। इन कथनों में से कौन सा सही है आपको ये बताना है दोस्तों। तो देखिए, संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान की आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कथन आपका गलत हो जाएगा और कारण आपका क्या है, सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये डी पे दिया हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये रूप है, रूपे नहीं होगा, रूप में, ठीक है, रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, फिर 7 राज्यों में। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तभी प्राप्त कर सकता है जब वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। 4 राज्यों में कहाँ दिया हुआ है, डी पे दिया हुआ है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली-जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन इसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। उस राजनीतिक दल का नाम बताना है दोस्तों। तो 12वीं व 13वीं लोकसभा के लिए स्पीकर जीएमसी बालयोगी थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कथन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पार्टी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन के कुछ फ़ायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। कारण क्या कह रहा है कि वह बहुत सी चीज़ों में वृहद विस्तार की चर्चा करता है। तो दोस्तों कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो बी पे दिया हुआ है, यानी स्पष्टीकरण नहीं करता, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त से राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो दोस्तों ये चारों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तो चारों कथन कहाँ पे दिया हुआ है, डी पे दिया हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायत को चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम होने चाहिए 50 सदस्य, 60 सदस्य, 80 सदस्य या लोकसभा की कुल सदस्यता का 1/3। तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष मान्यता देने के लिए कम से कम होने चाहिए 60 सदस्य। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है।
आपके ऑप्शन है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से जिसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है वो है समाजवादी पार्टी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1991, 1995, 2000, 1993। तो दोस्तों पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जिस वर्ष प्रावधान किया गया वो था 1993। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज क्या है? एक व्यवस्था है। स्थानीय स्तर पर सुशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। तो नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर सुशासन की एक व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्याख्या कहा था। तो इस लिहाज से आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पहला कथन और तीसरा। तो पहला तीसरा कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे दिया हुआ है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लगाया गया था? भारतीय संविधान मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लगाया गया था? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। तो मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लगाया गया था वो था अनुच्छेद 43। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, चुनावों में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ये है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, इनमें से सभी। तो दोस्तों सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य जो होता है वो गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इस लिहाज से इनमें सभी हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायत राज्य को पूरा सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या फिर राजनेताओं की? तो दोस्तों सफलतापूर्वक कार्य के लिए पंचायत राज्य को पूरा सहयोग की ज़रूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता, तो इसलिए स्थानीय जनता की ज़रूरत पड़ती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निष्कर्ष में से कौन सा भाग की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निम्नांकित निष्कर्ष में से कौन सा भाग की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ऑप्शन है जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, इनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जिसकी संख्या कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हो, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो नगर क्षेत्र निर्धारित करने के लिए निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के सही नहीं है? तो वो है जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकृषि कार्यों में। तो हो जाएगा अकृषि कार्यों में लगी हो, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मंजिलों से जल कर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाते शीशे तलाश कर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और प्रश्नों को देख सकते हैं, जहाँ 1500 के ऊपर प्रश्नों को दिया गया है आप लोगों के लिए।
फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।